प्यारे साथियों, आज हम लोग सबसे पहले वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड में आप लोगों को करा चुका हूँ क्लास में। तो उसके एमसीक्यू आज मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने इंडस सिविलाइजेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के जो भी सोर्सेज थे उसके भी हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिए हैं विद डिटेल क्लास में। आज की क्लास में हम लोगों ने वैसे जैन जैन धर्म की क्लास कर ली है, उसके एमसीक्यू कल हम लोग करेंगे। तो आज हम वैदिक पीरियड के एमसीक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द टर्म्स आर्यंस डिनोट्स, यानी आर्य शब्द इंगित करता है किसको? ये करता है एन एथनिक ग्रुप, एन नोमैडिक पीपल, एक स्पीस ग्रुप या एक सुपीरियर रेस या एक श्रेष्ठ वंश को। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है श्रेष्ठ, यानी आर्य का मतलब ही क्या था? एक श्रेष्ठ यानी सुपीरियर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। थोड़ा मैं फास्ट मोड से कराऊंगा। जो चीजें एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलेंगी इसमें जो मैं बताऊंगा, जो मैंने आपके नोट्स बनवाए उसमें ऐड ऑन करते रहना। तो आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब ही सुपीरियर या श्रेष्ठ होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और श्रेष्ठ किन लोगों को कहा गया है ये भी नोट कर लेंगे। जो ईरानी और यूरोपियन, जो यूरोपियन भाषा को बोलते हैं, इन भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों को श्रेष्ठ जो है वो कहा गया है। बात क्लियर होगी सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अर्थववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनु स्मृति में। इनसे रिलेटेड और भी फैक्ट मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो कवर अप कराऊंगा, मतलब लिखवाऊंगा, जो ऑलरेडी मैं लिखवा भी चुका हूं या आप लोगों को बता दूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें, वेरी वेरी। तो इसमें जो पुरुष सूक्त में जो वर्ण व्यवस्था मिलती है हमें, तो वो मिलती है आप लोगों को ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है। अब ऋग्वेद के बारे में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। 1028 इसमें आपके सूक्त हैं, मंडल हैं, और ये सबसे ओल्डेस्ट, यानी ओल्डेस्ट का मतलब सबसे प्राचीनतम वेद है। सामवेद भारत का संगीत का वेद है, और अर्थववेद जादू टोने का वेद है। आप लोग याद रखेंगे, जादू टोने का वेद। और एक यजुर्वेद है, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, तो यजुर्वेद आप लोग लिख लेंगे। यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड यानी पूजा करने की विधियां उसमें बताई गई है। बात क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े। मनुस्मृति क्या है? एक काइंड ऑफ जो ऋषि और जो धर्म गुरु थे उनके द्वारा कहीं बातों को, जो बातें याद होती है, जैसे आपके जीवन में कोई बातें याद होंगी बचपन की, आपने कहीं सुनी होंगी, कहीं से किसी ने कोई कहानी सुनाई होगी, उन बातों को संकलित करना ही मनुस्मृति कहलाता है। बात क्लियर है? चलिए, आगे है, एक लिस्ट बनाई गई है। अब लिस्ट क्या है? एक तरफ वेद है, एक तरफ उस वेद का ऑब्जेक्ट क्या है, किन किन से रिलेटेड है, वो हमें देखना है। तो वेद हम देखेंगे, कूट हम बाद में देखेंगे, कोड हम बाद में देखेंगे। पहले देखो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पहले अगर देखेंगे तो ऋग्वेद में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें मिलता है स्रोत, और इसके साथ साथ प्रार्थनाएं इसमें हमें मिलती है। इसके बाद है आप लोगों का यजुर्वेद, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, तो वो था स्रोत और कर्मकांड का। ठीक है। सामवेद आपको बताया था म्यूजिक और म्यूजिक का। अर्थवेद तंत्र मंत्र और वशीकरण का। ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा, मतलब ये कूट आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद है ऋग्वेद है कलेक्शन ऑफ हाइमेंस, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो मैंने आप लोगों को बताया था, फटाफट से इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पहले इसका आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पर आंसर करेंगे प्लीज। सारे के सारे बच्चे करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे किसमें? इसका आंसर हो जाएगा स्त्रोतों का संकलन। ठीक है। यानी बहुत सारी बातें, बहुत तमाम जो स्कॉलर विद्वान थे उनकी बातों को इसमें कलेक्शन या असेंबल किया गया है, संकलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर लिखेंगे गोपत ब्राह्मण संबंधित है। गोपता ब्राह्मणा इज एसोसिएटेड विद यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अर्थवेद से, सामवेद से। इसको नोट करेंगे सारे बच्चे फटाफट से, सारे के सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखेंगे किससे? अर्थवेद से।
किससे? अर्थववेद। जो गोपद ब्राह्मण है वो किसका ब्राह्मण है? अर्थववेद का। तो यहीं के इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद है ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? द नाइन्थ मंडल ऑफ द ऋग्वेदा इज डिवोटेड होली टू इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी और स्वर्ग, पेड़ों और जड़ी बूटियों को, सोम एवं पेय पदार्थ जो नमाकृत देवता है उसको समर्पित है। तो नवा मंडल पूछा है हमें किससे समर्पित है? आप लोग बताएंगे सारे बच्चे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है ना कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। लिख लेंगे नवा मंडल। इसमें ना 114 सूक्त हैं। पहली बात तो ये लिखेंगे आप लोग, जो नवा मंडल है ना इसमें एक 114 114 क्या है? सूक्त हैं। और ये किसको है? सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहे हैं भाई? इसी तरह से हम हर एक चैप्टर के एमसीक्यू भी साथ के साथ करेंगे और साथ के साथ ही एक एक लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इसके साथ है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो ऋग्वेद की तरह सामवेद का भी संकलन जो है वो ऋग्वेद की तरह आधारित है। तो सामवेद भी आप लोग नोट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और सामवेद को तो आपको पता ही है, भारतीय संगीत का वेद भी इसे कहा जाता है। इसके बाद है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद आर बुक्स ऑन किस पर बेस्ड है? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो ये पुस्तकें हमें बतानी है कि ये किस किस पर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताने, तो वो है दर्शन पर। जो उपनिषद बेस्ड है किस पर? फिलोसफी यानी दर्शन पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? द मेन थीम ऑफ उपनिषद इज सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। तो अभी आपको बताया था दर्शन। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? आप लोगों का बी आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर होगी बात? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मतलब किसमें मोक्ष के बारे में बताया गया है, मोक्ष के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप लोगों को ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोक्ष के बारे में किसमें चर्चा की गई है। तो मोक्ष के बारे में उपनिषदों में, उपनिषद कितने उपनिषद है? 108। और एक है मुंडको उपनिषद जिसमें क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। ठीक है। तो उपनिषदों में मोक्ष के बारे में चर्चा की गई है, ये भी आप लोग याद रखें। इसके बाद है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। द नचिकेता लीजेंड फाइंड्स मेंशन इन अर्थवेद, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में या बृहदारण्यक उपनिषद में। तो चार ऑप्शन बताते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना सारे के सारे बच्चे। ऐसे नए क्वेश्चन होते हैं तो इन्हें नोट कर लेना प्लीज। सारे के सारे बच्चे इसको नोट करेंगे और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो इसमें बताएंगे किसमें मिलेगा आप लोगों को। तो सी आंसर होगा। आप लोग लिख लेंगे फटाफट से। लिखेंगे नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। काशी के, कैकेय के, पांचाल के, विदय के। तो जिस समय उपनिषद लिखे गए उस समय काशी के राजा अश्वपति जो राजा थे वो कहाँ के थे? आप लोगों को ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में काफी इंपॉर्टेंट है। वो लिखेंगे कहाँ के थे? वो लिखेंगे काक्य के। कहाँ के? काक्य। ठीक है। काक्य ये के क्या? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा। एक बार काशी के और लिख लेना। काशी के राजा का नाम और लिख लेना फटाफट से। अजात शत्रु। उस टाइम पे अजात शत्रु काशी के थे। ये भी आप लोग साथ के साथ नोट कर लेना प्लीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वैदिक नदी
कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफ़गानिस्तान में, चीनी तुर्कमेनिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को बताना है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है और वो कहाँ होगा? कुंभा का मतलब होता है काबुल। तो काबुल नदी है ना आज, उसे उसे ही पहले कुंभा कहा जाता था और काबुल कहाँ पड़ेगा? अफ़गानिस्तान। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। कुंभा को आज की डेट में काबुल बोलते हैं। काबुल क्या है? नदी भी है और अफ़गानिस्तान की राजधानी भी। ये भी आप लोग नोट कर, ठीक है भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इसको आप लोग साथ के साथ नोट कर लेंगे। जैसे परूसणी, जो परूसणी कौन-सी नदी को कहते हैं? मैंने लिस्ट बनवाई थी आप लोगों को। परूसणी रावी को, शतुद्री, शतुद्री किसको? सतलज को, ठीक है? ये मैंने कराई थी ना आपको। वितिस्ता, वितिस्ता, आप लोग बताइए वितिस्ता किसे बताई थी मैंने? बताइए भाई वितिस्ता, चिनाब या झेलम? वितिस्ता क्या थी? झेलम, ठीक है? विपाशा, व्यास, ठीक है? क्लियर है? ये लिस्ट मैंने बनवाई थी ना आप लोगों को। कुछ याद आ रहा है भाई? आरती, अंबर है, आरती है, मेघा, ट्विंकल, आपको कुछ आ रहा है समझ में? चलिए। निम्नलिखित में से कौन-सी प्रथा निम्नलिखित में से कौन-सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? Which of the following custom emerged during the post Vedic period? ये 4 ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये कौन-सी प्रथा प्रचलित हुई है? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? क्लियर है? तो लिखेंगे वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट सही आंसर हो जाएगा इसको। लिखेंगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये भी सही है इसका। इसके 2 ऑप्शन ठीक हैं। एक तो ये और एक ब्रह्मचार्य, गृहस्थावन, वानप्रस्थ, संन्यास। ये दोनों ही आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि वर्ण व्यवस्था हमें मिलती है वैदिक काल में। पोस्ट वैदिक में हमें ये और ये मिलती है। यानी इसका ए और सी दोनों आंसर सही होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ठीक है? पुरोहित किसे माना जाता है? अग्नि को, बृहस्पति को, घोष को या फिर इंद्र को? आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। किसका? बृहस्पति को। ये आप लोग नोट करें। ठीक है? किसको? बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना सारे के सारे बच्चे। फिर लिखे निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी? लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री? तो आप लोगों को ऐसी महिला का नाम बताना है जिसने कुछ मंत्रों के बारे में हमें बताया था। तो आप लोग लिखेंगे फटाफट से। ऐसी महिलाओं को ना विदुषी बोला जाता है। वर्ड याद रखेंगे। ऐसी महिला, वन हु वुमेन इन एंशिएंट टाइम्स शी वाज अ वेरी नोबल, यानी या स्कॉलर कह सकते हैं, तो उसे विदुषी कहते हैं, विदुषी। ठीक है? तो उसमें सही आंसर है लोप मुद्रा। लोप मुद्रा ये महिला का नाम है। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है? इसके अलावा और लोप मुद्रा जो है ये अगस्त मुनि थे। मुनि अगस्त आप लोग लिख लेंगे। मुनि अगस्त, इनकी अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है? इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने और भी मंत्रों का जो है वो किया है। कौन-कौन सी हैं वो? अपाला, घोषा, अपाला, घोषा और एक लिखेंगे फटाफट से विषुवारा, विषुवारा। इन महिलाओं ने ऋग्वेद में भी अपने श्लोक लिख के दिए हैं। ये आप लोग तीनों के नाम लिखेंगे और चौथी कौन सी होगी? लोपमुद्रा। ये क्या थी? वैदिक पीरियड की विदुषी महिलाएं थी। ऐसी महिलाएं
जो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जिनके अंदर, ठीक है? आगे बढ़ें? क्लियर है? चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग के एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परावर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। इंग्लिश का छूट गया है इसमें, तो इसका मैं बता देता हूँ। एक निष्क वर्ड का प्रयोग जो है वो हम ज्वेलरी के लिए, आभूषण के लिए करते थे। लेकिन बाद में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? जब परावर्ती मतलब पोस्ट वैदिक एज में। तो इसका यूज़ है वो किस में हुआ? शस्त्र आर्म्स के लिए, फार्मिंग इक्विपमेंट के लिए, स्क्रिप्ट के लिए या कॉइन्स के लिए। तो जल्दी से बताएँगे सारे के सारे बच्चे। तो आंसर में लिखेंगे, पहले तो इसका आभूषण के लिए होता था और पोस्ट वैदिक यूज़ में इसका नाम होता था, निस का मतलब होता था सिक्का या कॉइन्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है ऋग्वैदिक काल में निस किस अंग का आभूषण था? तो भाई ये किस अंग का पूछा है? मतलब ड्यूरिंग द ऋग्वेद पीरियड द निष्का वाज द ऑर्नामेंट्स ऑफ ईयर, नेक, आर्म्स या ब्रेस्ट। तो आप लोगों को बताना है किसका सही आंसर होगा फटाफट से। और ये क्वेश्चन आईएएस का है भाई, आईएएस में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो ये होगा, आप लोग लिखेंगे गला, ठीक, लिखेंगे गला का, ठीक है? और निष्क क्या था उस समय पर? एक प्रकार का हार था ये। एक प्रकार का क्या होता है जो गले में डालते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं हार को? ठीक है, हार था ये। आगे बढ़े, इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। आप लोगों को बताने, ये जो क्वेश्चन है कुछ अलग हैं, तो साथ के साथ वन लाइनर भी बना लेना भैया इनके, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? तो लिखेंगे सुवर्ण सुवर्ण सिक्के, सुवर्ण आभूषण के रूप में। और ये कहाँ मिला है हमें? लिख लेंगे बौद्ध। ये हमें कहाँ मिलता है? सोर्स क्या है इसका? सोर्स लिखेंगे बौद्ध साहित्य से हमें पता चलता है ये। बौद्ध लिटरेचर से हमें इसके बारे में प्यारे बच्चों पता लगता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग बोगजगई महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब बोगजगई मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर क्या था, सबसे पहले हमें बोगजगई से ही सोर्स मिलते हैं मानव जीवन के। यह मध्य एशिया तिब्बत के मध्य एक व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख मिलता है। यहाँ से मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को बताना है। तो यहाँ से जो है सबसे पहले वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। इंस्क्रिप्शन वर फाउंड व्हिच मेंशन्ड ऑफ द नेम्स ऑफ द वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, कहाँ से? ये क्वेश्चन सोर्सेस वाले चैप्टर में मैंने जो सोर्स ऑफ इंडिया कराए थे ना, वहाँ से हैं ये। ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो लिखेंगे सबसे पहले वैदिक देवताओं का वर्णन कहाँ से मिलेगा हमें? बोगस गुई से, ठीक है? इसके बाद है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेक्स माधव का संबंध किस संबंधित ऋषि थे? जो शतपथ ब्राह्मण है, उसमें जो राधा विदेह थे माधव, उनका संबंध किस ऋषि से था? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम। तो आपको सही आंसर करना है इसमें फटाफट से। तो आंसर होगा ऋषि गौतम। ऋषि गौतम राहुल से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भैया, कई बार आ चुका है और आंसर है ऋग्वेद में, ठीक है? ऋग्वेद में। और गोत्र की जगह वहां पर किस वर्ड को लिखा गया है? गोस्ट। ये भी आप लोग लिख लेना, गोत्र इज इक्वल टू गोस्ट, ठीक है? नेक्स्ट है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ या अर्ली वैदिक के आर्यंस के बारे में पूछा है, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और भक्ति। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को बताने, तो वो है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, यानी वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, ठीक है? ये आप ऑप्शन नंबर सी। ऋग काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पे विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक काल में जनता किस पे विश्वास करती है? देवी पूजा, बलि कर्मकांड, मूर्ति पूजा या एकेश्वरवाद। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों को बताने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे लिखेंगे इसमें
बलि और कर्मकांड पर। मैंने बताया था अर्थवेद आ गया था, तो कर्मकांड और बलि जादू टोनों पर ज़्यादा विश्वास हो गया था। ठीक है? तो ये थे आप लोगों के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री से कराए हैं। ठीक है?